नमस्कार, आपका स्वागत है द वॉइस टीवी में। मैं हूं आपके साथ आयुषी। हमारे खास कार्यक्रम परामर्श में आपका स्वागत है। क्या आपका बच्चा भी बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाता? क्या उसे भी मैदान में खेलने से ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन रास आने लगी है? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि डिजिटल दुनिया की यह खामोश लत आपके बच्चे के बचपन को दीमक की तरह खा रही है। बच्चों के दिमाग और उनके शरीर पर पड़ने वाले इस खतरनाक असर पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है छत्तीसगढ़ के अनुभवी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केपी साराभाई जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि आजकल बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत को आप एक मेडिकल समस्या मानते हैं या यह सिर्फ एक व्यवहारिक आदत है? देखिए, ये शुरुआत तो एक व्यवहारिक गलत आदत की तरह होती है, जिसके मेडिकल इम्प्लीकेशंस बाद में डेवलप होते हैं। यानी कि शुरुआत में तो ये सिर्फ एक व्यवहार की गलती है जो पेरेंट्स के द्वारा की जाती है। बच्चों को विभिन्न कारणों से उनको मोबाइल या उनको टीवी की लत लगवा दी जाती है, लेकिन उसके बाद में इस लत की वजह से जो मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं वो फिर हमारे लिए एक समस्या का कारण बनती हैं, पेरेंट्स के लिए भी एक समस्या का कारण बनती हैं, पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए वो एक परेशानी का कारण बनती हैं। और बहुत सारी ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो इस लत की वजह से डेवलप होती हैं, जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं। जी, आजकल बच्चों में मोबाइल और टीवी की लत की वजह से चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी और नींद न आने जैसी व्यवहारिक समस्याएं बढ़ रही है। तो एक विशेषज्ञ के तौर पर आप क्या मानते हैं कि ये लत बच्चे के मानसिक विकास को कैसे प्रभावित कर रही है? देखिए, इससे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो आपने स्वयं ही बता दी। बच्चे में चिड़चिड़ापन होना, बच्चों को नींद ना आना, क्योंकि जो स्क्रीन है, स्क्रीन की जो ब्लू स्क्रीन है, खासतौर से मोबाइल की ब्लू स्क्रीन जो है, ब्लू लाइट जो है, वो दिमाग के ऊपर असर डालती है, जिसकी वजह से बच्चे को नींद नहीं आती, प्रॉपरली नींद नहीं आती, अच्छी नींद नहीं आती है। नींद की एक खास फेज होती है जिसमें बच्चा पूरी तरह से शांत रहता है, रिलैक्स होता है और उसका शारीरिक रिलैक्सेशन कंप्लीट होता है। पर वो स्थिति ख़त्म हो जाती है उस ब्लू स्क्रीन की वजह से, मोबाइल के। तो बच्चे का चिड़चिड़ा, इसकी वजह से बच्चा चिड़चिड़ा भी रहता है और कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और इसी वजह से जैसे बच्चा बड़ा होता है और ये लत बनी रहती है, तो आगे चल के उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो उसकी शैक्षणिक योग्यता पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो धीमे धीमे करके इस डिजिटल एडिक्शन की वजह से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं और इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें ऑटिज़म की भी प्रॉब्लम आती है। ऑटिज़म ये एक तरह का डिसऑर्डर है, मानसिक विकार है, जिसकी वजह से बच्चा जो है उसकी ग्रोथ, मानसिक ग्रोथ और शारीरिक ग्रोथ दोनों पे प्रभाव पड़ता है। और कभी कभी इसकी वजह से बच्चा हाइपर एक्टिव भी हो जाता है। तो ADHD ऐसी सिचुएशन को कहते हैं, जिसमें हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं और जिसके कारण बच्चा जो है वो अत्यंत चंचल हो जाता है। उसको हम साधारण लैंग्वेज में चंचल कह सकते हैं, पर वास्तव में वो सामान्य से ज़्यादा अधिक मोबाइल या ज़रूरत से ज़्यादा अधिक मूवमेंट करता है, हर चीज़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है और ये चीज़ ऑटिज़म के लक्षणों में आती है। और अक्सर माता पिता बच्चों को शांत कराने के लिए भी मोबाइल दे देते हैं। क्या यह आदत भविष्य में किसी गंभीर समस्या में बदल सकती है? कम उम्र में स्क्रीन एक्सपोजर बच्चों के दिमाग पर भी विकास किस तरह से असर डालती है? मैंने इसका जवाब अभी दिया थोड़ी देर पहले ही, कि इसकी वजह से ही ऑटिज़म जैसी या ADHD जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि ब्रेन पे मोबाइल के डायरेक्ट इफ़ेक्ट की वजह से और स्क्रीन टाइम अधिक होने की वजह से ब्रेन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उसके कारण ADHD या ऑटिज़म जैसी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो ये तो सीधा सीधा प्रॉब्लम है, सीधा सीधा डिसऑर्डर है जो हमारी स्क्रीन टाइम की वजह से होता है। स्क्रीन टाइम को लिमिट करने की भी बात ऐसे में आती है और निश्चित रूप से हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे को शुरुआत से ही मोबाइल और टीवी के लिए एडिक्ट किया जाए। जो डिजिटल एडिक्शन या इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के शुरुआती लक्षण क्या है, जिन्हें माता पिता पहचान सकते हैं?
हाँ, इसमें क्या होता है असल में कि अगर एक बार बच्चा एडिक्ट हो गया तो जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर उसे मोबाइल नहीं मिला या अगर उसको टीवी देखने को नहीं मिलता है तो वो इरिटेबल हो जाता है, बेहद इरिटेबल हो जाता है, तोड़-फोड़ करने लगता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है, कंसंट्रेट नहीं करता, वो किसी काम में उसका मन नहीं लगता, वो खाना नहीं खाएगा, वो आपकी बात नहीं मानेगा, इरिटेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही वो लक्षण हैं जिनसे पेरेंट्स ये अनुमान लगा सकते हैं कि अब हमारा बच्चा जो है वो डिजिटल एडिक्शन की तरफ जा रहा है और इसे हमें तुरंत कंट्रोल करना ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम ऐसी स्थिति में डी एडिक्ट करना चाहें बच्चे को तो हम उसे मोबाइल देना बंद कर दें किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से, तो ऑटोमेटिकली बच्चा धीमे धीमे इम्प्रूव करने लगता है और ये प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें वो यही है कि हमें पेरेंट्स को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए स्क्रीन टाइम को लेके। पेरेंट्स अगर दिन भर मोबाइल के साथ लगे हुए हैं, दिन भर वो कोई ना कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई ना कोई कभी किसी का एपिसोड देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, तो हम बच्चे के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो डी एडिक्शन पेरेंट्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना उनके बच्चों के लिए। वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे तो बच्चा अपने आप ही उनको देख के सीखेगा कि मुझे भी मोबाइल या टीवी कम देखना चाहिए। स्क्रीन टाइम को लेकर अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए आपके क्या प्रैक्टिकल सुझाव हैं? बहुत प्यारा सवाल है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी उम्र के बच्चे के लिए हर हाल में 1 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम परमिटेड नहीं है। अगर बच्चा छोटा है आप उसको और ऐसा लगता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा तो आप उसके लिए 1 घंटे का टोटल समय 24 घंटे में से 1 घंटे का समय निर्धारित कर सकते हैं, जितने समय में वो अगर उसकी पसंद का कोई कार्टून है या कोई सीरियल है तो वो देख ले 1 घंटे के अंदर, उसके बाद नहीं दिखाया जाएगा। तो ये टाइम पीरियड बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जो मेरी सलाह है वो ये है कि हमें अपने घर में एक नो फ़ोन जोन बनाना चाहिए। नो फ़ोन जोन का मतलब जिसमें कभी भी किसी भी समय कोई भी ना तो मोबाइल देखेगा और ना टीवी देखेगा। और ख़ास तौर से ये प्रॉब्लम अगर हम अपने डाइनिंग टेबल पे मोबाइल नहीं देखा जाएगा, एक नियम ये होना चाहिए। बेडरूम में मोबाइल नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा, ये दूसरा नियम होना चाहिए। सोते समय किसी भी हालत में हम मोबाइल या टीवी ऑन करके नहीं रखेंगे, ये तीसरी बात है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम बच्चे के लिए सेट कर सकते हैं और ये एग्जाम्पल्स बच्चे को मदद करेंगे डी एडिक्ट करने में। तो पेरेंट्स का डी एडिक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बच्चे अपने आप डी एडिक्ट हो जाएंगे। वहीं आजकल बच्चों में जंक फूड के बढ़ते चलन से मोटापे और पाचन संबंधित समस्याएं बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर कई बच्चे मिल्क एलर्जी या दूध के प्रति अरुचि भी देखी जा रही है। ऐसे में एक संतुलित गुड डाइट का खाका क्या होना चाहिए जिससे बच्चों को कैल्शियम और जरूरी पोषण भी मिले और उससे जंक फूड की लत से भी बचाया जा सके? मोबाइल एडिक्शन के बाद जंक फूड एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या है जिससे हमारा समाज, हमारी सोसाइटी आज जूझ रही है। जंक फूड क्या होता है? जंक फूड में सारी वो चीज़ें आती हैं, एक तो पैकेज्ड फूड, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, ये जंक फूड का एक हिस्सा है। इन जंक फूड के संग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। बहुत सा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सी शुगर है, बहुत सा फैट है, लेकिन और वो भी फैट अच्छा वाला फैट नहीं है, इट इज़ अ सैचुरेटेड फैट जो अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो ये जंक फूड जो है और जो लिक्विड जंक फूड है उनमें बेहद हैवी डोज में शुगर होती है। अब कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा है और फैट भी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे को कैलोरीज तो मिल जाती हैं लेकिन प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स जो वास्तव में शरीर के विकास के लिए आवश्यक है वो तो उसको मिल नहीं पाए। कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलता चला गया, प्रोटीन नहीं मिल रहा है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, फाइबर नहीं मिल रहा है जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नतीजे के तौर पे इस जंक फूड के दुष्प्रभाव दिखाई देने लगते हैं कुछ समय के बाद और इस कार्बोहाइड्रेट और फैट की वजह से धीमे धीमे बच्चा ओवरवेट होने लगता है और एक स्टेज के बाद आप देखेंगे कि वो काफ़ी मोटा हो गया
और जहाँ एक बार ओवरवेट होता है, ये ध्यान रखिए कि जब बच्चा ओवरवेट होता है तो उसके शरीर की कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और इन कोशिकाओं में फैट जमा हो जाता है और ये कोशिकाएं कभी नष्ट नहीं होती। यानी जो एक बार मोटा हुआ वो फिर हमेशा उसकी टेंडेंसी मोटा होने की बनी रहेगी और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ध्यान रखें कि जंक फूड की तरफ बच्चा न जाने पाए। तो जंक फूड से बचाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा वो ये कि जो आदत बच्चे को शुरू में डाली जाती है वो जिंदगी भर बनी रहती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप लोग ये बात खुद अपने ऊपर भी लागू होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो कुछ आपकी माँ ने आपको खिलाया था बचपन में वो जिंदगी भर बहुत पसंद आता है। फिर उसके बाद में कोई कुछ भी खिलाए लेकिन आपको पसंद वही चीज़ आती है जो आपको शुरू में माँ ने खिलाई थी। तो बचपन में जो कुछ भी खाया जाता है वही जिंदगी भर वो एक हैबिट की तरह बन जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो अगर आप जंक फूड लगातार ले रहे हैं बचपन में तो वो जंक फूड एक रूटीन की तरह हैबिट में आ जाता है और आप हर समय किसी भी समय जोमेटो और स्विगी को ऑर्डर कर करके जंक फूड मंगाने के चक्कर में रहते हैं। तो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। शुरू में अगर हम उसको हेल्दी फूड देते हैं, हेल्दी डाइट देते हैं तो बच्चा स्वस्थ बना रहता है और ज़िंदगी भर के लिए उसकी आदतें स्वस्थ रहने की तरफ और स्वस्थ भोजन खाने की तरफ रहती हैं, जिसमें सब्जियां भी आती हैं, दाल भी आती है, चावल भी, रोटी भी। हमारी हिंदुस्तानी डाइट बेहद नरिशिंग और बहुत पौष्टिक होती है, जिसमें एकदम संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है। अगर हम दाल, चावल और रोटी, मतलब दाल, चावल, गेहूँ, तीनों चीज़ें अगर हम खाते हैं रोजाना तो हमें पर्याप्त पोषण मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अच्छी पोषक डाइट हम अगर बच्चे को दे पाते हैं तो ये आदत जिंदगी भर बनी रहती है, जो जिंदगी भर बच्चे को फायदा देती है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में बच्चों में ऐसी कुछ बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डिजिटल डिमेंशिया, कम उम्र में टाइप 2 डायबिटीज या साइबर सिकनेस उभर कर सामने आई थी, जो पहले कभी नहीं देखी गई। एक विशेषज्ञ के तौर पर आप इन नई बीमारियों के पीछे की मुख्य वजह क्या मानते हैं और माता पिता को इनके प्रति कितना सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, डिजिटल डिमेंशिया जब बच्चा लगातार उस लत में पड़ जाता है जिसमें मोबाइल देखने की या टीवी देखने की, नतीजे के तौर पे उसको बाकी सब चीज़ों की तरफ से ध्यान हट जाता है। अब वो बाकी समाज से कट जाता है, वो और बच्चों के संग खेलना नहीं चाहता, वो घर के लोगों के संग मेल जोल नहीं रखता, बात कम करता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान अब सिर्फ अपने टीवी पर और अपने मोबाइल के ऊपर रहता है। और इधर अपन, ये डिजिटल डिमेंशिया हुआ क्योंकि उसको और किसी तरफ अब ध्यान नहीं जाएगा। आप उसको आवाज़ भी लगाओगे तो वो सुनेगा नहीं, सुन रहा है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये डिजिटल डिमेंशिया हो गया। अब चूंकि वो मोबाइल देखते देखते ही या टीवी देखते देखते ही खा रहा है, नतीजे के तौर पे वो ज़्यादा खाता है। और जैसा हमने कहा कि जंक फूड की वजह से उसने कार्बोहाइड्रेट और फैट अत्यधिक मात्रा में लिया, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? टाइप 2 डायबिटीज़ जो बड़ों में होती है, वो डायबिटीज़ होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? चूंकि वो लगातार फैट भी खा रहा है जो कि बहुत अच्छा फैट नहीं है, तब क्या होगा? क्योंकि वो बहुत अच्छा फैट नहीं खा रहा है, वो सैचुरेटेड फैट खा रहा है काफ़ी मात्रा में जंक फूड की वजह से, तो उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हाइपरटेंशन की तरफ जाने लगता है। तो ऐसे बच्चे भविष्य में एसेंशियल हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो गई, एसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए भी वो अब ज़्यादा सेंसिटिव हो गए और नेचुरली इसकी वजह से उनको हार्ट डिजीजेस भी आगे भविष्य में होने की संभावना हो जाती है। तो ये कोई बहुत अच्छी आदतें नहीं हैं। तो अच्छा भोजन और अच्छी आदतें सिखाना बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं आपको एक सलाह और देना चाहूँगा कि हम अगर बच्चों में ये आदत डलवा पाएँ कि सब पूरे घर के लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं, तो बच्चा जो है, बच्चे के सहित, तो बच्चा जो है धीमे से ये बात सीख जाता है कि जो सब खा रहे हैं वही मुझे भी खाना है।
तो अच्छी हेल्दी फूड खाने की हैबिट अपने आप ही डेवलप हो जाती है जब सब एक साथ बैठकर खाते हैं। अभी हम बच्चे को अलग से खिलाते हैं, हम लोग अलग खाते हैं, हम क्या खा रहे हैं वो बच्चे को नहीं मालूम, बच्चा क्या खा रहा है अक्सर हमें नहीं मालूम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक साथ बैठ के अगर एक ही टेबल पे खाते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है और बच्चे को भी हेल्दी फूड खिलाना हम सिखा पाते हैं। वहीं बच्चों के लिए एक और सवाल था, वहीं बच्चों के लिए कौन कौन से वैक्सीनेशन होते हैं और कब कब लगते हैं? एक्चुअली ये सवाल बहुत लंबा है। बच्चों में जो वैक्सीनेशन अगर हम शुरू से देखें, मैं इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे जब पैदा होते हैं तब जो वैक्सीनेशन लगते हैं गवर्नमेंट भी लगाती है वो सारे टीके। कुछ टीके ऐसे हैं जो गवर्नमेंट में नहीं लगते हैं, प्राइवेट में लगाए जाते हैं। सभी टीके हमको लगवा लेने चाहिए, जिसमें पोलियो से लेके डिप्थीरिया से लेके टिटनस से लेके काली खांसी, खसरा, मम्स, रूबेला, पीलिया हेपेटाइटिस ए कहलाता है, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, वायरल फीवर जिसे इन्फ्लुएंजा कहते हैं, इन सब की भी टीके होते हैं। जैपनीज एनकेफेलाइटिस जो एक मस्तिष्क ज्वर है, उसके अलावा मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, इस तरह के टीके जो हैं वो बच्चों को लगते हैं। आजकल जो महत्वपूर्ण हो गया है, जो अभी आप लोग ध्यान भी दे रहे होंगे कि एक HPV वैक्सीन के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ये HPV वैक्सीन एक्चुअली कैंसर से प्रोटेक्ट करने, HPV एक तरह का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है जो कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है, कैंसर का कारक होता है। ये महत्वपूर्ण है पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए। तो लड़कियों को 9 से 15 की एज के बीच में ये टीका लगना चाहिए। अगर ये लगता है तो 6 तरह की के कैंसर से भी वो बचते हैं और HPV इन्फेक्शन से भी बचते हैं। अब लड़कों को भी ये टीका लगने लगा है, वो भी 4-5 तरह के कैंसर से बचते हैं अगर ये टीका उनको भी लग जाता है तो ये एक महत्वपूर्ण टीका है जो एक एडिशन है हमारे जो सरकारी तौर पे गवर्नमेंट जिन टीकों को लगा रही है उसमें ये एक नया एडिशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी टीके उपलब्ध हैं उनका भरपूर उपयोग अवश्य करिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो निश्चित रूप से अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से बात करिए जो आपको गाइड करेंगे कि कौन सा टीका लगाया जा सकता है। आखिर में माता पिता के लिए आपका एक संदेश, कैसे वे अपने बच्चों को सुरक्षित और संतुलित रख सकते हैं? बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि माता पिता खुद मोबाइल से अपनी दूरी बना के रखें। एक हिस्सा घर का ऐसा रखें जिसमें बिल्कुल भी मोबाइल का इस्तेमाल ना हो और मिनिमम टाइम जो बच्चे को हम मोबाइल दे सकते हैं या टीवी देखने के लिए परमिट करें वो किसी भी हालत में 1 घंटे से ऊपर ना हो किसी भी एज के बच्चे के लिए। जब तक हो सके, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सोशल मीडिया से दूर रखने की पूरी कोशिश करें क्योंकि सोशल मीडिया हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। नेट अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो ये बहुत आवश्यक है कि बच्चा जब एडोलेसेंट एज में पहुंचता है तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। हालांकि आजकल ये बहुत आसान नहीं रह गया है क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में होमवर्क भी वो मोबाइल पे देते हैं कि जिन्हें बच्चों को घर से सॉल्व करके लाना है या काम करके आना है। तो इसलिए थोड़ी समस्याएं तो आ रही हैं, लेकिन नेट अपने आप में एक समस्या है। इसके अलावा पूरी कोशिश करें पेरेंट्स कि वो जंक फूड से बच्चे दूर रहें, हेल्दी फूड हैबिट्स डलवाएं। घर में सभी के लिए जो भोजन बने वो हेल्दी फूड होना चाहिए जिसमें पर्याप्त फाइबर होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट कम हो, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, इस तरह की सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में बैलेंस्ड फॉर्म में, बैलेंस्ड डाइट में मौजूद रहें ताकि बच्चा जो है स्वस्थ रहे, ओवरवेट ना हो, डायबिटीज़ की तरफ ना जाए, शुगर लेवल ज़्यादा ना होने पाए और कोलेस्ट्रॉल भी ना बढ़ने पाए। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर हम बच्चे का लालन पालन करते हैं तो हम भविष्य में एक स्वस्थ नागरिक को बड़ा करके एक स्वस्थ नागरिक देश को दे पाएंगे।
आज आपने बच्चों के डिजिटल स्वास्थ्य से लेकर उनकी सही पोषण तक जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, वे वाकई हर माता पिता के लिए एक आँख खोलने वाला अनुभव है। उम्मीद है कि हमारे दर्शक इन बातों पर गौर करेंगे और अपने बच्चों के लिए एक संतुलित वातावरण तैयार करेंगे। हमारे साथ और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परामर्श में आज इतना ही, और आगे के ऐसे ही एपिसोड्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।